एक लाइब्रेरियन के ओहदे से वो इंसान रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों की कैटेगरी में आ जाता है और ताकत होती है उसके पीछे चाणक्य नीति की। चाणक्य वॉज ए किंग मेकर। हमेशा हमेशा दुनिया का इतिहास रहा है कि किंग से ज्यादा किंग मेकर की वैल्यू होती है। पहली चीज तो हम चाणक्य से यही सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में गोल होना असेंशियल है। इस दुनिया में जो भी बड़ा बना है ना, उसने कभी काम में शर्म नहीं की। पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से काम किया है। अगर चिंता, निराशा, भय, असंतोष आपके काम में है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, सीधा मतलब है आपका मन तन समर्पण काम में नहीं है, आपका हमेशा बुरा ही होगा। साथियों, बात 1905 की है। कर्नाटक के मैसूर में एक लाइब्रेरियन को कुछ पत्र मिलते हैं, कुछ पत्तियां मिलती है जिनके ऊपर ग्रंथ लिपि में कुछ लिखा गया है। और ये व्यक्ति थे रुद्रपतन शमा शास्त्री। 1905 की बात है, कर्नाटक का मैसूर इलाका। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कुछ अनयूजुअल था, कुछ नॉर्मल नहीं था। ऐसा माना गया कि ये कुछ वो कंटेंट था जो कई सालों से ढूंढा जा रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। बात 1905 की। रुद्रपतन शमा शास्त्री 1909 में उस किताब का संस्कृत में अनुवाद करते हैं और 1915 में अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। और जब 1915 में उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद होता है तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रुद्रपतन शमा शास्त्री का नाम गूंज रहा होता है। उनको 100 से ज्यादा अवार्ड दिए जाते हैं। उनको महा उपाध्याय की सुपर रेस्पेक्टेड उपाधि दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की श्रेणी में वो काउंट होने लगते हैं। इवन महात्मा गांधी भी उनसे मिलने की इच्छा प्रकट रखते हैं और एक सेपरेटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ में। मैसूर के राजा रुद्रपतन शमा शास्त्री को सम्मानित करते हैं। वो कुछ पत्र, क्या था उनमें ऐसा? जो पाम लीफ थी जो उनको मिली, जो पत्तियां थी जिनके ऊपर कुछ लिखा गया था ग्रंथ स्क्रिप्ट में, वो एक्चुअली में कॉपी थी एक फेमस किताब की जो 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई, द अर्थशास्त्र, ऑथर्ड बाय द कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता एंड पॉपुलरली नोन एज चाणक्य। तो यहां से शुरुआत होती है चाणक्य नीति की, यानी कि 1905 जब इंडिया में चाणक्य नीति की बात होना शुरू होती है। 1909 में इसका ट्रांसलेशन संस्कृत में होता है और 1915 में अंग्रेजी में। और उसके बाद रुद्रपतन शमा शास्त्री भारत के एक मुख्य विद्वानों में आ जाते हैं। एक लाइब्रेरियन के ओहदे से वो इंसान रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों की कैटेगरी में आ जाता है और ताकत होती है उसके पीछे चाणक्य नीति की, ताकत होती है उसके पीछे कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की। तो आज बात जो हम लोग कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की। क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी वैल्यू है? मैं ओटीटी भारत से बात कर रहा हूं, यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और मेरा एक मिशन है कि हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है, कि अगर किसी भी देश के लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से अगर शक्तिशाली होते हैं तो उसको विश्व गुरु के लिए किसी स्टाम्प की जरूरत नहीं होती, वो देश स्वतः ही विश्व गुरु बन जाता है। तो बात हम चाणक्य नीति की कर रहे हैं। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूं। ये कुछ ग्रंथ लिपि ऐसी दिखाई देती है, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए और आगे जब वो ट्रांसलेट होती है तो क्या होता है। खैर, चाणक्य कौन थे? चाणक्य वॉज ए किंग मेकर। देखिए, हमेशा हमेशा दुनिया का इतिहास रहा है कि किंग से ज्यादा किंग मेकर की वैल्यू होती है। आज भी हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर उन चुनाव में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिताने का काम करता है, तो चाहे उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, उसे चाणक्य कह दिया जाता है। तो ही वॉज ए किंग मेकर, स्ट्रेटेजिस्ट और थिंकर थे इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन। अराउंड 300 BC इनका जन्म हुआ, 350 BC। उम्मीद करता हूं कि इसका मतलब आपको समझ में आता होगा। BCE इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि अभी वर्तमान समय में 2024 चल रहा है। तो चाणक्य का जन्म जो हुआ होगा उसमें 350 और जोड़ना पड़ेगा। तो चाणक्य का जन्म जो है वो आज के 2374 साल पहले हुआ, ठीक है ना। जब BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा अभी चल रहा है। इंसान को पैदा हुए तो बहुत समय हो गया। कॉमन एरा हमने फर्स्ट ईयर से काउंट करना शुरू किया जब जीसस का जन्म हुआ, वहां से लेकर आज तक 2024 आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ उनकी डेथ हो गई। ऋषि चाणक्य पुत्र थे वो, पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, वो बिहार में है, पटना बिहार ने
कई महान लोगों को जन्म दिया है, उनमें चाणक्य भी एक थे। जन्म के समय इनका नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन बाद में इनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना गया। खैर, एजुकेशन को पूरा करने के बाद में वो प्रोफेसर बन जाते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो फिलहाल पाकिस्तान में है, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये हमारे पास में वो तक्षशिला जगह है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तक्षशिला जगह है, और यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। तो ये सारी बेसिक बातें जो ये चाणक्य नीति 1905 में रुद्रपतन शर्मा शास्त्री की वजह से भारत में वापस आई थी। खैर, तो मैं, ये मौर्य एम्पायर है, चंद्रगुप्त मौर्य। शायद आपको पता नहीं होगा, कई बार ऐसा लगता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बन गए। नंद वंश एक साम्राज्य था, जैसे मौर्य एम्पायर दिख रहा है वैसे नंद वंश कुछ इसी एरिया में था, क्योंकि इसी को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सब चीजें, ये अपना साम्राज्य कंट्रोल में किया। तो नंद वंश में राजा धनानंद थे। राजा धनानंद ने, जो उनका राज कार्यक्रम चलता था, तो उसमें चाणक्य भी उनके सलाहकार थे। तो राजा धनानंद ने चाणक्य की डिसरेस्पेक्ट की थी, उनका अपमान किया था, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। कैसे तैयार किया वो भी बता देता हूं। एक बार चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण थे तो दान मांगते रहते थे, किसी से ना किसी से कुछ जो उनको जरूरत होती थी मांगते रहते थे। तो वहां पर एक कबीला था, वो उस कबीले से मांगने गए। कोइंसिडेंटली वो चंद्रगुप्त मौर्य से मांगने लगे। एक छोटा सा बालक था, 15 साल के आसपास का रहा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको बोला कि ये हमारी 10-12 गायें हैं यहाँ पर, ये गायें ले जाओ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस 15 साल के इंसान की बात को किसी ने भी नकारा नहीं उस कबीले में से। जब चाणक्य ने कहा कि इनको ले जाओ, माफ करिएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि इनको ले जाओ, तो चाणक्य उसको लेके चले गए। और उनको आश्चर्य हुआ कि यार 15 साल के बच्चे की बात पूरा कबीला मान रहा है, उसने इस उम्र में मुझे गायें दे दी, मैं लेके भी आ गया, और कुछ तो बात है उसमें। फिर उसको ट्रेन करते हैं और नंद साम्राज्य, नंद वंश का नाश करने के लिए आगे की शिक्षाएं देते हैं, जिसमें चाणक्य नीति एक हिस्सा है। तो मैं होपफुली आपको समझा पा रहा हूं कि किस तरीके से कहानी चलती है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जो आपको समझ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है कि देखो, चाणक्य ने जिनको ट्रेन किया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की संतान थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, राजाओं का राजा सम्राट अशोक। पता है, इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दैट ही वाज सन ऑफ ग्रेट फादर, एंड फादर ऑफ ग्रेट सन। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे और उनके बेटे सम्राट अशोक थे। इनके बारे में कहावत प्रचलित है कि ये सन ऑफ ग्रेट फादर, ऑब्वियस सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। और उसके बाद में बिंदुसार जो है तो उसका सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने इस साम्राज्य को और फैलाया। तो ही वाज अ ग्रेट सन, सो ही वाज अ फादर ऑफ ए ग्रेट सन एंड सन ऑफ ए ग्रेट फादर, बिंदुसार। बट चाणक्य ने इनको ट्रेन किया है, और क्यों ट्रेन किया है? बदला लेने के लिए, बदला लेना था। और वो बदले की जो आग थी ना, वही कारण थी कि इस इंसान ने किताबें लिखी, इस इंसान के दिमाग में विचार आए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज आई, इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजीज आई, और ये यहां पर इंप्लीमेंट करके बदला ले पाए। तो एक विजन था, एक गोल था कि मुझे नंद वंश का सत्यानाश करना है, खात्मा करना है, गोल। तो पहली चीज तो हम चाणक्य से यही सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में गोल होना एसेंशियल है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। आपको लाइफ में कुछ भी सिग्निफिकेंट करना है तो गोल होना मस्ट है। खैर, मुद्दे की शुरुआत करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं चाणक्य नीति की। तो मैं कुछ बेसिक बातें आपके लिए यहां पर लाया। सबसे पहली बात, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी काम करना हो उसको पूरी शक्ति लगाकर करें। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब आप चाणक्य नीति को पढ़ते हैं, जिसमें रुद्रपतन शर्मा शास्त्री ने उसको ट्रांसलेट किया संस्कृत में, 1915 में ट्रांसलेट होती है वो इंग्लिश में, उसका दो किताब छा जाती है, रुद्रपतन शर्मा शास्त्री भी छा जाते हैं। आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, चाणक्य नीति का बहुत सारा कंटेंट ऐसा आपको मिलेगा जो कबीरदास जी से, रहीमदास जी से, और संस्कृत के परिचित जो जितने प्रसिद्ध और प्रचलित श्लोक हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाणक्य नीति कोई किताब है, जो आपने गड्ढा खोदा और वो किताब दिखी और आप ले आए, नहीं। बहुत डिफरेंट जगह पर ये कंटेंट मिला है। और एक मैंने आपको बताया कि जो लीफ थी, जो पत्तियां थी,
उनके ऊपर लिखा हुआ मिलता है वो ग्रंथ लिपि में, कर्नाटक के मैसूर में, और वहां से रुद्रपतन समाजशास्त्री इस कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं। खैर, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी काम हो उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें, ये आज के समय की जरूरत है। भारत में आज वर्तमान समय एक समस्या आ रखी है जिसको लोग कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी पता है, ये एक सूडो अनएम्प्लॉयमेंट है, सूडो। दिस इज नॉट ट्रू अनएम्प्लॉयमेंट। आज मैं आपको बताऊं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रन करता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में हर वक्त कोई ना कोई एक पोस्ट खाली रहती है, लेकिन सभी, ना जाने ये सोशल मीडिया का प्रभाव है, इंस्टाग्राम का प्रभाव है, किस चीज का प्रभाव है, हर किसी को बेसिक कोई काम करना ही नहीं है। मतलब भारतीयों में कुछ ऐसा घुस गया है कि जिंदगी में अगर नौकरी करेंगे तो आईएएस की करेंगे, चाहे उसके लिए जिंदगी बीत जाए। 45 साल इंतजार करेंगे, 50 साल इंतजार करेंगे, और फिर जो होगा सो देखा जाएगा। आपको शायद पता नहीं हो, हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम, पहला काम उस इंसान ने अखबार बांटने का किया था। पूरी शिद्दत से किया, कभी अखबार बांटने का काम देरी से नहीं हुआ, पूरे मन से किया। अब ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान को एक बड़ा काम मिलेगा तो काम एकदम से करने लगेगा। अच्छा, आज इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं उनका अच्छा काम करना आदत है। उनका आप छोटा काम दोगे तो भी दिल से करेंगे, बड़ा काम दोगे तो भी दिल से करेंगे, वो हैबिट बनी। मान लो किसी इंसान ने आईआईटी में टॉप किया, यूपीएससी में टॉप किया, अचानक नहीं हो गया वो इंसान फर्स्ट क्लास से परफॉर्म कर रहा होगा। जब उसको सेकंड क्लास में होमवर्क मिला होगा तो तहजीब से किया होगा, तमीज से किया होगा। 5वीं क्लास में उसके मेन एग्जाम होंगे, बहुत ढंग से मेहनत से उसने दिए होंगे, अचानक से नहीं हो गया। मैंने जब पहली बार टीचिंग करना स्टार्ट किया तो मेरी सिस्टर को मैंने पढ़ाया, उसके 2-3 दोस्त और आ गए, 6 लोग मेरे पास में थे। और ऐसा नहीं कि जब 6 लोग हैं तो इनको क्या ही पढ़ाना है, क्या ही मेहनत करनी हो इनके ऊपर, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने शिद्दत से उनको पढ़ाया। 6 में से 3 का चयन मैंने मेडिकल कॉलेज में कराया एमबीबीएस कोर्स के लिए, और अगले साल मेरे पास में और लोग आए। अब कई लोग गुस्सा हो जाएंगे, मैं कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले, वो डायरेक्ट पीएम की पोस्ट नहीं मिल गई उनको कि भाई जाओ पीएम बन जाओ, उस इंसान ने आरएसएस के, बीजेपी के पर्चे बांटे हैं गली गली में जाकर, तहजीब से, शिद्दत से काम किया है। इस दुनिया में जो भी बड़ा बना है ना, उसने कभी काम में शर्म नहीं की, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से काम किया है। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को सीधा इंडिया टीम में चांस दे दिया? वो इंसान जब गली में भी खेलता होगा और आउट हो जाता होगा तो फ्रस्ट्रेट होता होगा। रोनाल्डो को डायरेक्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ फुटबॉल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना दिया। जब वो इंसान स्कूल टाइम में भी खेलता होगा तो बहुत ही जुनून के साथ में खेलता होगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि जिंदगी में जो काम करो उसमें अपना सब कुछ झोंक दो, सब कुछ झोंक दो। क्योंकि मानो या ना मानो, मैं एक बात फिर बता दे रहा हूं आपको, जब आप किसी छोटे काम को पूरे दिल से कर रहे होते हैं ना, तो उसे इंसान देखे ना देखे, यूनिवर्स, ईश्वर देख रहा होता है, और वो अपने आप आपके लिए धीरे 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 बड़े से बड़ा काम भेजना शुरू करता जाता है, और आप बड़े आदमी बन जाते हैं। ये अचानक नहीं होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जो भी काम करना है उसमें पूरी शक्ति, पूरी शिद्दत, तन्मयता, समर्पण, एकाग्रता, सब कुछ न्योछावर कर दो। क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही तो सब कुछ दिक्कत होती है। मैं एक जहाज जो होता है, एक जहाज जब डूबता है, समुद्र में डूबता है, तो एक छोटे से छेद से डूब जाता है, पानी उसमें भर जाता है, डूब जाता है, छोटी सी गलती। और जब आप काम पूरे मन से करते हैं, समर्पण से करते हैं, तो उसमें असंतोष नहीं होता, उसमें तनाव नहीं होता, उसमें डर नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, मन से किए गए काम में कभी थकान नहीं होती। और आप देखेंगे जो लोग अपने पूरे दिल से, मन से काम करते हैं, वो चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, वो कभी आपको थके हुए महसूस नहीं होंगे। थकता वही है जो काम चोरी कर रहा है, जिसका काम में मन नहीं है। तो हमें जो काम करना है, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर चिंता, निराशा, भय, असंतोष आपके काम में है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, सीधा मतलब है आपका मन, तन, समर्पण काम में नहीं है, आपका हमेशा बुरा ही होगा। पूरी शक्ति लगा दो उस काम में, वरना मत करो, कोई मतलब नहीं। हर वक्त पूरे दिल से मुस्कुराते हुए काम करना है।